सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की आज एक बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। इसमें कई फैसले लिए गए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं के साथ बातचीत करते हुए इन फैसलों के बारे में जानकारी दी। इन फैसलों के अनुसार एक ओर जहां देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, वहीं स्वच्छ ऊर्जा अभियान को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं विश्लेषक अदिति टंडन। अदिति जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्रोताओं, सबसे पहले आइए हम जानते हैं केंद्रीय मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए जिस प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की है वह क्या है। आकांक्षी जिलों को किस तरह से सभी बाकी जिलों के बराबर लेके आए, इस सफलता को ध्यान में रखते हुए 100 ऐसे जिले देश भर में और हर राज्य से कम एक जिला, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें। ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। करीब 1,70,00,000 किसानों को इससे लाभ होगा। अदिति जी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना देश के 100 चुने हुए पिछड़े कृषि क्षेत्र वाले जिलों में लागू किया जाएगा। क्या है यह योजना और क्या है इसके मुख्य उद्देश्य? ये योजना जो है, इसका ऐलान बजट स्पीच में निर्मला सीतारमण जी ने किया था 2025-26 की। तो ये एक फॉलो अप आज अनाउंसमेंट है, कैबिनेट ने आज क्लियर की है। बहुत महत्वपूर्ण योजना सिंपली इसलिए है क्योंकि हमारे देश का आपको पता है कि जो मैक्सिमम एग्रीकल्चर डोमिनेटेड हमारी इकोनॉमी है, और इस योजना का बैकग्राउंड ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसने हमें कोविड-19 के टाइम भी डिसअपॉइंट नहीं होने दिया, जिसका मतलब है कि 3.9% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट उस वक्त की शॉकिंग सिचुएशन में भी, जब पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, उस वक्त इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर एक जिसको कहते हैं रेजिलिएंट सेक्टर बन के उभरा। अनाज की जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो सकी, जिसकी वजह से फ्री अनाज हम बहुत सारे सरकारी स्कीम के तहत, वो जो अन्न योजना की स्कीम है, 80 करोड़ गरीब लोगों तक पहुंच सकी। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब आज की योजना का ब्रॉड स्ट्रक्चर जो है वो ये है कि जो सबसे पिछड़े हुए 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पहली बात तो जो आपको पता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम सरकार का बहुत सक्सेसफुल हुआ है। उस प्रोग्राम का जो है आउटकम, उसको एनालाइज करने के बाद तमाम इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने, विश्व की बड़ी बड़ी एजेंसीज ने, वर्ल्ड बैंक ने उसको एनालाइज किया, उसके हेल्थ आउटकम्स को WHO, यूनिसेफ ने एनालाइज किया और बहुत अच्छे उसके परिणाम आए। जिसका ये मतलब है फोकस्ड अगर अटेंशन किसी पर्टिकुलर एरिया में दी जाए जो पिछड़ा हुआ है तो उसे उठाया जा सकता है। तो क्योंकि कृषि भारत की बहुत बड़ी एक सेक्टर है, इसलिए 100 ऐसी पिछड़ी हुई कृषि के संदर्भ में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां प्रोडक्टिविटी लो है, जहां स्कोप बहुत है प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने का, उनको चिन्हित किया गया है। हर राज्य से एक डिस्ट्रिक्ट कंपल्सरीली ली गई है और टोटल 100 डिस्ट्रिक्ट्स का एक बनाया गया है पूरा, जिसको कहते हैं बास्केट, और ये 6 वर्ष के लिए चलेगी प्रोग्राम। इसमें बेसिकली कोई नई स्कीम नहीं है, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं भारत सरकार की, कोई 36 स्कीम्स हैं, उनको 11 डिपार्टमेंट्स जो हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के, वो सब मिलकर कन्वर्जेंस से, मतलब सब डिपार्टमेंट्स जब इकट्ठा होके स्कीम्स के कार्यान्वयन की तरफ काम करेंगे तो उससे एक कंसर्टेड और फोकस्ड आउटकम की अपेक्षा है, और अपेक्षा ये है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे आम किसान मित्रों के लिए, जो हमारे श्रोता हैं, कि उनके लिए क्या प्रावधान इसमें होंगे। क्या अपनी खेती के साथ साथ उनके लिए डेयरी के लिए या पशुपालन के लिए या कृषि वनीकरण के लिए, इन सब के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं जिसका लाभ मिल सकेगा इन क्षेत्र के किसानों को? जी, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में एक मास्टर प्लान बनाने की योजना है
कि जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो 100 मास्टर प्लान्स होंगे, उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमिटी बनेगी जिसको एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर कमिटी कहा जाएगा। उस कमिटी को ये कहा जाएगा कि आप अपनी एरिया के हिसाब से, जैसे किसी एरिया में पोल्ट्री का ज्यादा प्रभाव होगा, किसी एरिया में हो सकता है फिश फार्मिंग का प्रभाव हो, किसी एरिया में श्रिम्प का प्रभाव हो, तो ये सब सेक्टर्स मिलाकर एक डाइवर्सिफाइड बास्केट बनाने का प्रावधान इस स्कीम के तहत किया गया है। और इसमें जो पर डिस्ट्रिक्ट है, आज अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे सूचना मंत्री हैं, उन्होंने ये भी कहा कि पर डिस्ट्रिक्ट करीब, अगर मुझे सही याद है, 20,000 करोड़ का खर्चा आएगा। ये कोई नया प्रावधान नहीं है। 20,000 करोड़ जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स भारत सरकार की हैं, जो ऑलरेडी बजटेड हैं, उनमें से दिया जाएगा और एलाइड सेक्टर्स पे बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में, जिसमें एनटीपीसी को विशेष प्रावधान एनटीपीसी के लिए किए गए हैं। सबसे पहले श्रोताओं, हम जानते हैं कि सूचना और प्रसारण मंत्री ने एनटीपीसी के लिए जो योजना आज घोषित हुई है वह क्या है? एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की छूट दी गई है रिन्यूएबल एनर्जी में। उनको एम्पावर किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एनटीपीसी की जो ग्रीन कैपेसिटी है 6 गीगावाट है अभी, इसको 26 गीगावाट करने का संकल्प इसमें है सम्मिलित, और 2032 तक 60 गीगावाट करने का इसमें टारगेट रखा गया है। और एनटीपीसी की बहुत एफिशिएंटली काम इसमें हो रहा है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इस तरह से है, एनटीपीसी टॉप लेवल पे, होल्डिंग लेवल पे, फिर एनटीपीसी ग्रीन बिजनेस इनकी, जिसमें कई सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स हैं, और एनटीपीसी रिन्यूएबल्स करके एक सब्सिडरी है, उसका मेजर फोकस ग्रीन फील्ड कैपेसिटी एडिशन पे रहेगा। अदिति जी, यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि कैबिनेट ने हरित ऊर्जा में एनटीपीसी के निवेश की सीमा 7,500 करोड़ से बढ़ाकर 20,000 करोड़ कर दी है। साथ ही 2032 तक इसे 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी दिया है। क्या प्रभाव पड़ेगा देश में ऊर्जा क्षेत्र पर? क्योंकि एनटीपीसी की जो छवि रही है, जो काम रहा है ताप ऊर्जा, तो उसकी अपनी छवि या कंपनी का रूपांतरण इसके माध्यम से हो पाएगा नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में? हमारी महारत्ना कंपनी है जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की हम बात कर रहे हैं, और जो ये स्कीम है ये भारत के जो COP 26 जो हमारी घोषित एम्स हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, नेट जीरो एमिशंस को लेकर, लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन को लेकर, ये जो आज की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के 2 अप्रूवल्स हैं जिसमें से पहला आपने अभी जिक्र किया है, वो उस संदर्भ में आए हैं कि भारत को अपनी जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है उसको ज्यादा से ज्यादा कोयला नहीं बल्कि ग्रीन फ्यूल के माध्यम से, नॉन फॉसिल फ्यूल जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से जनरेट किया जाए। ऑलरेडी ये बहुत बड़ा आंकड़ा कल शेयर किया सरकार ने कि हमारी 50% जो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जनरेशन की, ऑलरेडी 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से हो चुकी है। और हमारा लक्ष्य क्या है कि हम नेट जीरो एमिशंस करना चाहते हैं 2070 तक। तो ये हमारे देश का लक्ष्य है ग्लोबल फोरम्स में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लेज किया है। ये इसका संदर्भ है इस डिसीजन का। तो इस डिसीजन में क्योंकि महारत्ना कंपनी है तो ऑब्वियसली पहले 7500 करोड़ का इनका खर्चे का इनको पावर था एनटीपीसी को, लेकिन उसको बढ़ाकर जो गाइडलाइंस है इन्वेस्टमेंट की एनटीपीसी की, उनमें चेंजेस किए गए हैं। अब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन 20,000 करोड़ का निवेश कर सकती है रिन्यूएबल एनर्जी में, और जो देश के गोल्स हैं, देश के जो घोषित एम्स हैं, उनको पूर्ण करने में सरकार की मदद कर सकती हैं। और नेचुरली इसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, इसमें पोल्यूशन भी कम होगी, इसमें भारत की जो डिपेंडेंस है कोयले पे इंपोर्ट की वो भी कम होगी। श्रोताओं, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आपको कैबिनेट द्वारा NLCIL को नवीकरणीय ऊर्जा में 7,000 करोड़ रुपए निवेश करने की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता समाप्त कर दी है, यह जानकारी दे रहे हैं। इससे संबंधित क्या वक्तव्य रहा मंत्री जी का, हम जानते हैं। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के लिए 7,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल किया गया है, और इसमें रीस्ट्रक्चरिंग भी है एक तरीके से कि जो प्रोजेक्ट्स एनएलसी में ऑलरेडी हैं उनको एक सब्सिडरी में ले जाके फिर एक फोकस्ड वे में एनएलसी नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के लिए भी एक फोकस्ड सब्सिडरी बने, और 10 गीगावाट एनर्जी का इसमें टारगेट रखा गया है 2030। अदिति जी, हम ये यहाँ समझना चाहेंगे कि मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसमें नवीकरणीय ऊर्जा पर खासा ध्यान दिया गया है, और ये जो
NLCIL के लिए प्रावधान किए गए हैं वो क्या हैं और इससे किस रूप में लाभ हो सकेगा? जो आपने NLCIL का जिक्र किया उसमें भी जो है, जो एग्जेम्पशन आज दी गई है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, उन्होंने ये कहा है कि आप ज्यादा पैसे खर्च सकते हैं, जो पहले आप खर्चते थे उससे ज्यादा। आई थिंक 7,000 करोड़ का प्रावधान NLCIL के लिए किया गया है। टारगेट क्या है इस पर्टिकुलर स्कीम का? टारगेट है कि ये नवरत्न कंपनी है, जैसे NTPC महारत्न कंपनी है, ये नवरत्न कंपनी है, इसलिए इसका इन्वेस्टमेंट का जो कैपेसिटी है वो आई थिंक करंट कैपेसिटी काफी लो है, और उसको बढ़ाने की जो कवायद है वो इस पर्टिकुलर आज जो स्कीम लॉन्च हुई है उससे की जा रही है। इस वक्त NLCIL का जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट है वो 2 गीगावाट है, और प्रावधान के हिसाब से, स्कीम के हिसाब से बहुत एम्बिशियस टारगेट ये है कि ये जो कैपेसिटी अब इनको इन्वेस्टमेंट की दी गई है 7,000 करोड़, इसके माध्यम से अब कम से कम 10 गीगावाट ये 2030 तक बनाएंगे। आपको पता है, श्रोताओं को भी पता है कि 2030 तक भारत ने एक लक्ष्य रखा है नेशनल लेवल पे कि 500 जो गीगावाट है हम नॉन फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जो क्लीन और ग्रीन एनर्जी होगी, लो कार्बन की तरफ ट्रांजिशन में। तो उन सारे 500 गीगावाट का टारगेट अचीव करने के लिए NTPC का भी आज स्कीम जो आया है वो भी उसी लक्ष्य को पूरा करने में भारत की सहायता करेगा, और NLCIL सिमिलर स्कीम्स हैं ये। मंत्रिमंडल की बैठक में लगभग 4 दशक के बाद भारत से एक बार फिर अंतरिक्ष गए और वहां शोध कार्यों में संलग्न रहने के बाद सकुशल धरती पर लौटने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सम्मान दिए जाने, उनका अभिनंदन किए जाने का एक प्रस्ताव भी रखा। आज मंत्रिमंडल कई महत्वपूर्ण विषयों के साथ देश की एक महान उपलब्धि से जुड़ी देश की भावना को अभिव्यक्त कर रही है। 15 जुलाई को भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से सकुशल धरती पर लौटे हैं। ये समूचे देश के लिए गर्व, गौरव और उल्लास का अवसर है। आज मंत्रिमंडल देश के साथ मिलकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटने का अभिनंदन करता है। अदिति जी, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? देखिए, कल मैं देख रही थी साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने एक खास प्रोग्राम रखा था, लाइव जो चल रहा था। जी। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जब नीचे उतर रहा था धरती की तरफ, उसका लाइव ट्रांसमिशन चल रहा था, तो एक अजब सी एनर्जी थी पूरे हॉल में जी। और जैसे ही इतना स्मूथ स्प्लैश डाउन हुआ ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का, जो शुभांशु शुक्ला और उनके 3 और जो मित्र हैं, पोलैंड और हंगरी से हैं बाकी लोग। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि भारत, पोलैंड और हंगरी ने करीब 4 दशकों के बाद स्पेस की तरफ रुख किया है, और हम सब ने देखा कि किस तरह शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्तालाप किया, जो लाइव ट्रांसमिशन हुआ था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि भारत के लिए कुछ भी अनअटेनेबल नहीं है। तो अब शुभांशु शुक्ला के धरती पर लौट आने के बाद, और ये उम्मीद है कि वो अपना इंडिया वापस आ जाएंगे अगस्त 17 तक, क्योंकि अभी तो वो ग्रेविटी से एक्लिमेटाइज हो रहे होंगे, कल तो वो वापस ही आए हैं। 5-6 दिन तक तो उनको एक सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट में रखा जाएगा, क्योंकि उनको ग्रेविटी के लिए एक्लिमेटाइज होना है, स्पेस से आए हैं। जब ये सब हो जाएगा तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमारी जो फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की, हम जो गगनयान का जो हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और उसका जिक्र शुभांशु शुक्ला ने स्पेस से भी किया था जब उन्होंने बात की थी प्रधानमंत्री से। श्रोताओं, आपको कई जानकारियां मिली और आप सभी की ओर से हम अपनी विशेषज्ञ अदिति टंडन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। अदिति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में